हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी HPLT कमीशन की टेस्ट सीरीज़ चली हुई है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। तो यहाँ पर 71 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? और स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में अपने आप को भी चेक करते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस और फिर श्रृंगार रस। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 71 का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। जो दिनकर हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगर बात करें हम रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु हुई है 1974 को, 1974 को इनकी मृत्यु हुई है। और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं तो ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं, और इनकी रचनाएं हैं जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार। और ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? तो इनको माना जाता है क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनकी जो यहाँ पर रचनाएं हैं वो हैं जैसे परिमल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, आराधना और गीत कुंज। परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना और गीत कुंज, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 74 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर सही आंसर आएगा। अगर बात करें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो इनका जो जन्म है वो 1850 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1885 में हुई है, 1885 में। और इनका जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी यूपी में, और मृत्यु भी इनकी वाराणसी यूपी भारत में ही हुई है। अगर बात करें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के ये पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के ये पितामह कहे जाते हैं, और इनका मूल नाम जो है तो हरिश्चंद्र है और भारतेंदु इनकी उपाधि है। और इन्होंने हरिश्चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया है। अगर बात करें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों की, तो मौलिक नाटक उनके क्या क्या हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, और फिर जैसे श्री चंद्रावली, उसके बाद आएगा विशस्य विस्मौषधम, और नेक्स्ट है भारत दूरदशा, फिर आएगा नील देवी, फिर उसके बाद है अंधेर नगरी, फिर सती प्रताप, और फिर प्रेम जोगिनी, और लास्ट है भारत जननी। ये इनके मौलिक नाटक हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दूरदशा, और फिर नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी और भारत जननी। ये सब क्या हैं? इनके मौलिक नाटक हैं। अगर बात करें हम इनके अनुदित नाटकों की, तो अनुदित नाटक हैं इनके जैसे विद्या सुंदर, फिर नेक्स्ट है रत्नावली, फिर इसके बाद आएगा धनंजय विजय, फिर आएगा कर्पूर मंजरी, फिर नेक्स्ट है पाखंड विजय, पाखंड विजय, उसके बाद आएगा मुद्रा राक्षस, फिर नेक्स्ट आएगा, लास्ट है हमारे पास दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु।
इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। इनके जो नाटक हैं और अनुदित नाटक, जैसे विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष क्या है और विद्या सुंदर किसका अनुवाद है इसमें, और जैसे रत्नावली है तो रत्नावली का जो समय काल है वो है 1868, और हिंदी संस्कृत नाटक का इसमें हिंदी अनुवाद है। इस तरह से इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया है? तो 75 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा राजा लक्ष्मण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर भक्ति काल। भक्ति काल को जो है तो स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर बात करें हम भक्ति काल की तो इसकी जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700 संवत ईस्वी इसकी समय सीमा मानी जाती है। और इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो जैसे इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण जो है तो इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। जैसे इस काल में क्या है कि महान कवि और महान सुधारक जो है तो इस काल में हुए हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी विशेषता, जैसे राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागरण का ये काल रहा है, और मानवतावादी काव्य की भी इसमें रचना की गई है। नेक्स्ट है, जैसे गुरु की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है इस काल में, और भक्ति भावना के जो विकास काल को इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, और आडंबरों का भी इसमें कड़ा विरोध किया है, और लोक मंगल की भावना का इसमें विकास किया गया है। और फिर ब्रज और अवधी भाषाओं का ये काल रहा है, और सत्संगति के महत्व का इसमें उद्घाटन किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य जी। अगर बात करें हम रामानंद की तो रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। राघवानंद जो है तो रामानंद के गुरु का नाम था। नेक्स्ट है जैसे मध्वाचार्य, तो इनके जो गुरु हैं वो हैं अच्युत प्रेक्षा। अच्युत प्रेक्षा ये इनके गुरु का नाम है। नेक्स्ट है जैसे रामदास, और रामदास के गुरु का नाम है अमरदास। अमरदास इनके गुरु का नाम है। अगर बात करें हम मध्वाचार्य की तो मध्वाचार्य जो यहाँ पर हैं तो ये भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे, और ये पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। किसके नाम से? तो पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं, और ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे। तत्ववाद के ये प्रवर्तक थे, जिसे हम द्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और द्वैतवाद वेदांत की 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है, और मध्वाचार्य को वायु का तीसरा अवतार इसको माना जाता है। किसको माना जाता है? जो मध्वाचार्य हैं यहाँ पर इसको वायु का तीसरा अवतार माना जाता है। वायु का अवतार भी माना जाता है, तीसरा अवतार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है तो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य है। तो कामायनी जो है तो एक महाकाव्य है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में हम जान लेते हैं। कामायनी के बारे में अगर ग्रंथ की बात की जाए तो ये एक महाकाव्य है, और किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और सर्गों की बात की जाए तो 15 इसमें सर्ग हैं, और छंदों की बात की जाए तो तोटक छंद इसमें प्रमुख है। तोटक छंद इसमें प्रमुख है। और कामायनी पर प्रसाद जी को मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रसाद जी को मिला है। और
काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। किसको कहा गया है कामायनी? तो श्रद्धा को जो है तो कामायनी कहा गया है। प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। और कामायनी का अंगिरस कौन सा है? तो कामायनी का अंगिरस है सांत रस। और कामायनी में पूर्व पीठिका क्या है? तो प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। और कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। कामायनी का हृदय कैसा है? तो लज्जा सर्ग। और इसमें घटनाओं का जो चयन है वो सतपथ ब्राह्मण से किया गया है। सतपथ ब्राह्मण, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का जो कार्य है वो किया है इसमें बिहारी जी ने। अगर बिहारी के यहाँ पर काव्य में श्रृंगार रस जो है तो यहाँ पर बहुत इसको महत्व दिया गया है। मुख्य रस जो है तो इनका श्रृंगार रस है। अगर बात की जाए कि इसमें दोहों की संख्या कितनी है बिहारी के काव्य में, तो 713 इसमें दोहों की संख्या है। कभी कभी पेपर में जो है तो एक और दिया जाता है संख्या 719। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो सही आएगा आंसर वो आएगा राजनीतिक समस्या। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। अगर महाभोज की बात की जाए तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मन्नू भंडारी जी। और ये एक उपन्यास है और इसका जो समयकाल है वो है 1979। और इसमें जो है तो अपराध और राजनीति का यथार्थवादी जो है तो चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है वापसी किस विधा में रचित है? जो वापसी रचना है वो किस विधा में रचित है? तो ये एक कहानी है और उषा प्रियंवदा जो है तो इसके राइटर हैं। उषा प्रियंवदा जी इसकी राइटर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर जो है तो कैसी कविता है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा 82 का वो आएगा यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके जो राइटर हैं वो हैं निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर बिहार। अगर बात करें इनके जन्म स्थान की तो इनका जो जन्म समय है वो है 4 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ है बिहार के अररिया ज़िले में। और जो इनकी मृत्यु है वो हुई है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है यहाँ पर मैथिली। और इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं 3, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको उग्र कहते हैं? किस कवि को जो है तो उग्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा पांड्य बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेष कादंबरी के जो रचयिता हैं वो कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता, तो इसका सही आंसर आएगा अलका सरावगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर आएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास 90 का वो आएगा जयशंकर प्रसाद जी।
तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।